बढ़ेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। उत्तराखंड समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही, तो वहीं मैदानी इलाकों में घने कोहरे और भारी बारिश बर्फबारी के चलते ठंड में भी काफी इजाफा देखने को मिल रहा है। सर्द हवाओं के चलते लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, तो वहीं तापमान में भारी गिरावट भी दर्ज की जा रही है। इसी के चलते सर्दी से बचने के लिए भी अब लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। तो उत्तराखंड के भी कई ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी और बारिश पड़ रही है, जिसकी वजह से उत्तर भारत के कई मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है। ऐसे में लोग जहां एक तरफ ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब लोगों के स्वास्थ्य पर भी ठंड का असर पड़ रहा है। खास तौर पर घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम हो गई है और ऐसे में दूर दराज के इलाकों से आवागमन करने वाले लोगों के लिए भी कई मुश्किलें खड़ी हो गई है, क्योंकि घने कोहरे के चलते इसका सीधा प्रभाव अब वाहनों की रफ्तार पर पड़ रहा है। कई जगह से बस और ट्रेनें लेट से चल रही हैं और खास तौर पर जो सड़क परिवहन है उस पर भी घने कोहरे का असर देखा जा रहा है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। उत्तराखंड के कई अलग अलग इलाकों से तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां तापमान में गिरावट के चलते अब लोगों के जनजीवन पर भी इसका असर पड़ रहा है और खास तौर पर पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी और बारिश से मैदानी इलाके भी प्रभावित हो रहे हैं। इस वक्त पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कई जगह पर घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी भी 0 हो चुकी है और ऐसे में अब एक तरफ जहां रोजमर्रा की जिंदगी के लिए बाहर निकलने वाले लोगों के जीवन पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है, तो वहीं सड़कों पर भी वाहन रेंगते हुए नजर आ रहे हैं। कई जिलों में तापमान 10 डिग्री के नीचे दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में और ज्यादा ठंड पड़ सकती है, तो वहीं ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिसके बाद से ही अस्पताल प्रशासन की ओर से भी, स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी लोगों को गर्म कपड़े पहनने की सलाह दी जा रही है और साथ ही जरूरत पड़ने पर ही लोगों को घर से बाहर निकलने की अपील भी की गई है। तो उत्तराखंड समेत उत्तर भारत के कई ऐसे इलाके हैं जहां सर्द हवाओं के चलते शीतलहर का कहर जारी है। तेज सर्द हवाओं से लोगों के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर बेसहारा लोग रैन बसेरों में शरण ले रहे हैं और कड़ाके की ठंड से बचने के लोग अलाव का सहारा भी ले रहे हैं। और अब इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ देहरादून से नवीन शुक्ला और हरिद्वार से हमारे सहयोगी विकास खरे हमारे साथ जुड़ गए। नवीन, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, लगातार उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन उत्तराखंड के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर भारी बारिश और बर्फबारी भी हो रही है। फिलहाल अगर आज की बात की जाए, देहरादून में ताजा स्थिति क्या है? जी जागृति, निश्चित तौर पर मौसम का मिजाज बदलने के साथ ही अगर पूरे देश की बात करें तो ठंड का जो कहर है वो लगातार जारी है। वहीं अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां पर कोहरे देखने को मिल रहा है और अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी यही हालात है। अगर मौजूदा स्थिति की बात करें तो अभी जो राजधानी देहरादून का जो मौसम है, यहाँ पर भी कोहरा पड़ा हुआ है और मौसम विभाग ने भी अपनी एडवाइजरी जारी की है कि ठंड से लोगों को बचना चाहिए और अगर जरूरत ना पड़े तो वो बाहर ना निकले। साथ ही अगर पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो पहाड़ी क्षेत्रों में भी कई जगहों पे बर्फबारी देखने को पिछले दिनों भी मिली थी और मौसम विभाग ने एक बार फिर अपना अलर्ट जारी किया है। जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर बर्फबारी देखने को मिलेगी और बारिश की भी संभावना जताई है। लेकिन अभी अगर हाल फिलहाल की बात की जाए तो मौसम पूरी तरीके से शुष्क बना हुआ है। कोहरा जरूर राजधानी देहरादून समेत तमाम जो उत्तराखंड के जिले हैं वहां पर भी कोहरे का असर देखने को मिल रहा है और जो लोग हैं वो ठंड से ठिठुर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मौसम विभाग अपनी समय समय पर एडवाइजरी जारी करता रहता है और मौसम विभाग ने एक बार फिर चिल्ड्रन को लेकर एडवाइजरी जारी की है और आगामी दिनों में फिर से बर्फबारी और बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई। बिल्कुल विकास, आपसे भी जानना चाहेंगे, हरिद्वार में आज तापमान की क्या कुछ स्थिति है और आने वाले दिनों में किस तरीके का तापमान रहेगा हरिद्वार का? हरिद्वार में कड़कड़ी ठंड ने लोगों की मुश्किलें यहाँ पर बढ़ा दी है। हालांकि जिस तरह से ठंड यहाँ पर बढ़े तो कहीं न कहीं लोग अपने घरों में रहने को यहाँ पर मजबूर है। हालांकि ठंड से बचने के लिए आमजन जो है वो अलाव का सहारा ले रहे हैं।
हालांकि फिलहाल मैदानी इलाकों की अगर मैं बात करूँ तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं फिलहाल हल्का घना जो कोहरा वो यहाँ पर है। अगर वो नीचे की हम और जाएंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो घना कोहरा वो यहाँ पर छाया हुआ है, लेकिन जिस तरह से ठंड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी और कहीं ना कहीं वाहनों की रफ्तार भी यहाँ पर धीमी है। हालांकि प्रशासन लगातार ये प्रयास कर रहा है कि अलाव की जो व्यवस्था है हर शहरों में हर चौराहे पर वहाँ पर किए गए हैं। हालांकि जो संस्था है वो भी लगातार कंबल वितरित करने का काम करे, क्योंकि जो आम जन है वो परेशान न हो सके। रेलवे स्टेशन की बात करें हम, फिर बस स्टैंड की बात करें, वहाँ पर लगातार कंबल वितरित किया जा रहा है और डीएम हरिद्वार लगातार इस मुहिम को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। जो संस्था है वो भी लगातार यहाँ पर आगे बढ़ रही है, क्योंकि मैदानी इलाकों में जिस तरह से ठंड यहाँ पर बढ़ी है, कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में बारिश और बर्फबारी होने से जो है यहाँ पर ठंड और बढ़ सकती है। और जिस तरह से मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में संभावना जताई तो कहीं ना कहीं हाथ कपा देने वाली ठंड यहाँ पर और भी बढ़ सकती है। जागृति बिल्कुल नवीन, क्योंकि लगातार बारिश और बर्फबारी का दौर भी जारी है ऊंचाई वाले इलाकों में, लेकिन पर्यटक भी इसी बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए उत्तराखंड का रुख करते हैं। क्या प्रशासन की ओर से कोई एडवाइजरी पर्यटकों के लिए भी जारी की गई है? क्योंकि जब बारिश और बर्फबारी का मौसम रहता है तो सड़कों में फिसलन भी बढ़ जाती है, सड़क दुर्घटनाओं के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो क्या कोई एडवाइजरी जारी की गई है प्रशासन की ओर से? देखिए जागृति, निश्चित तौर पर जब उत्तराखंड में बर्फबारी होती है तो पर्यटकों का जो हुजूम होता है वो उत्तराखंड की तरफ रुख करता है और कहीं ना कहीं इसको लेकर चाहे शासन हो या प्रशासन हो अपनी समय समय पर एडवाइजरी जारी करता रहता है और मौसम विभाग भी जो है अपनी एडवाइजरी जारी करता है। हालांकि अभी ऐसा जो अभी मौसम को लेकर जरूर एडवाइजरी जारी की गई है, लेकिन बर्फबारी को लेकर अभी कोई एडवाइजरी जारी नहीं की गई। लेकिन कहीं ना कहीं जब बर्फबारी ज्यादा होती है तो प्रशासन द्वारा ये जरूर कहा जाता है कि जो पर्यटक हैं वह अपनी गाड़ियों को संभाल कर चलाएं, क्योंकि बर्फबारी की वजह से फिसलन बढ़ती है और एक्सीडेंट के चांस जरूर बढ़ जाते हैं। तो इसको लेकर जागरूक जो है पर्यटकों को भी जागरूक करने का काम किया जाता है और प्रशासन द्वारा अगर जहाँ पर भारी बर्फबारी हुई है वहाँ पर लोगों को जाने से मना भी किया जाता है कि वहाँ पर अपने वाहन लेके ना जाएं, क्योंकि जो एक्सीडेंट का जो खतरा होता है वो लगातार बढ़ जाता है। तो कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन अपनी तैयारियों को वो पूरा करने का काम करता है और अगर बर्फबारी उत्तराखंड में आगामी 1-2 दिनों में होता है तो जरूर एडवाइजरी जारी की जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं अभी की जो मौजूदा हालात हैं वो पूरे उत्तराखंड में मौसम शुष्क बना हुआ है। हालांकि पहाड़ी क्षेत्रों में जरूर थोड़ी बहुत बर्फबारी हुई है और पिछले दिनों की बात करें तो भारी तादाद में बारिश जो है बर्फबारी हुई थी। लेकिन अभी आगामी 1-2 दिनों के लिए मौसम विभाग ने अपनी एडवाइजरी जारी की है कि अभी जो उत्तराखंड का जो मौसम है वह शुष्क बना रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो तैयारियां हैं प्रशासन द्वारा उसको करने का काम किया गया है। सभी जिला अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया है कि जो अपने अपने जिलों की मॉनिटरिंग करें, जो रैन बसेरे हैं उसकी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम किया जाए और कहीं भी ऐसे लोग ना पाए जाए जो खुले में रह रहे हैं। तो इसको लेकर भी तैयारियां की गई हैं और अलाव की व्यवस्था राजधानी देहरादून समेत तमाम जो चौराहे हैं वहां पर अलाव की व्यवस्था की गई है। पुलिस प्रशासन द्वारा भी मॉनिटरिंग करने का काम किया जाता है कि गाड़ियों को, क्योंकि कोहरा होने की वजह से एक्सीडेंट के भी चांस होते हैं, तो कोहरे में गाड़ियों की स्पीड पर भी नियंत्रण किया जाता है। बिल्कुल विकास, क्योंकि लगातार ठंड बढ़ रही है और ऐसे में हरिद्वार में सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों के लोग भी वहां पर भ्रमण के लिए, दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं, गंगा स्नान के लिए पहुंचते हैं। रैन बसेरों की क्या कुछ स्थिति है हरिद्वार में? क्या व्यवस्थाएं की गई प्रशासन की ओर से? बिल्कुल जागृति, देखिए ठंड होने से पहले रैन बसेरों को जो है हरिद्वार प्रशासन के द्वारा यहाँ पर दुरुस्त किया गया था। हालांकि जो पर्यटक है या फिर जो श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचे उनको आने वाले दिनों में किसी दिक्कतों का सामना न करना पड़े, उसको लेकर जिला प्रशासन लगातार यहाँ पर तैयारी कर रहा था। लेकिन अगर हम फिलहाल की रैन बसेरों की बात करें तो पूरी व्यवस्था यहाँ पर दुरुस्त की गई। लगातार हरिद्वार डीएम जो है वो लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार उनके द्वारा हर क्षेत्र में जाकर मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि जो भी हरिद्वार शहर में पर्यटक या फिर श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे उनको किसी प्रकार की किसी भी दिक्कत का सामना न करना पड़े। लगातार अलग की व्यवस्था भी जिला प्रशासन कर रहा है। बस स्टैंड से लेकर हरिद्वार शहर तक लगातार अलग व्यवस्था पर किया जा रहा है, क्योंकि अगर हम बस स्टेशन की बात करें या फिर की बात करें वहाँ पर स्टेशन का व्यवस्था प्रशासन के पर्यटक या फिर हरिद्वार उनको ठंड से बचने के लिए कोई दिक्कतों का सामना न करना पड़े, उसको लेकर प्रशासन लगातार यहाँ पर धरातल पर ऊपर जो है लगातार यहाँ पर कार्य कर रहा है। जो आम जो जनमानस थी वो भी लगातार जो है प्रशासन के साथ मुहिम में साथ दे रहे हैं ताकि ठंड से बचने के लिए अलाव का भी सहारा पर लिया जा सके। चूंकि मैदानी इलाकों की हम बात करें तो लगातार जिस तरह से जागृति पाला पड़ा है तो कहीं किसानों के लिए भी ये यहाँ पर आने के लिए, क्योंकि जो गेहूं की फसलें पाला पड़ने से यहाँ पर हो जाती है और इससे कहीं ना कहीं किसानों के माथा भी चिंता की लग रही है यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रही है। जागृति
बिल्कुल नवीन, आपसे भी जानना चाहेंगे क्योंकि लगातार बारिश बर्फबारी पहाड़ी इलाकों में हो रही है, लेकिन मैदानी इलाकों में भी घने कोहरे की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में जब सर्द हवाएं चलती है तो इसका सीधा असर बच्चों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। तो क्या उम्मीद जताई जा रही है आने वाले दिनों में अगर ठंड बढ़ती है तो क्या स्कूली बच्चों के शीतकालीन अवकाश में भी इजाफा किया जा सकता है, तारीखें आगे बढ़ाई जा सकती हैं? जी जागृत, निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो ठंड बढ़ने की वजह से जो तमाम दिक्कतों का सामना लोगों को भी करना पड़ता है, खासकर जो स्कूली बच्चे हैं उन्हें स्कूल जाने में भी दिक्कत होती है। लेकिन अभी तक की जो बात की जाए तो 15 तारीख तक जो बच्चों की स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई हैं। अगर ठंड ऐसे ही आगे बढ़ेगी तो आगे भी एडवाइजरी जारी की जाएगी और छुट्टी का जो प्रावधान है उसे भी करने का काम किया जाएगा, क्योंकि तमाम चीजों से मॉनिटरिंग की जाती है, चाहे स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की बात हो, क्योंकि ठंड बढ़ती है तो कहीं ना कहीं मरीजों की जो संख्या होती है वो अस्पतालों में उसमें इजाफा होने लग जाता है। तो इसको देखकर तमाम जो तैयारियां हैं उसे अंतिम रूप देने का काम किया जा रहा है। साथ ही नगर निगम द्वारा जो जगह जगह पर अलाव जलाने की व्यवस्था की जाती है, और खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अभी पिछले दिनों जो राजधानी देहरादून के तमाम रैन बसेरे हैं वहां पर जाकर उसकी व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। तो कहीं ना कहीं ठंड को लेकर तमाम जो तैयारियां हैं उसे पूरा करने का काम किया जा रहा है। अगर इन फ्यूचर ठंड बढ़ती है तो इसको देखते हुए जो व्यवस्थाएं हैं उसे चाक चौबंद करने का काम किया जा रहा है। बिल्कुल विकास, क्योंकि लगातार ठंड भी बढ़ रही है और घने कोहरे की स्थिति भी बनी हुई है, लेकिन मुख्य तौर पर क्योंकि घने कोहरे की वजह से सड़क हादसे भी होने की संभावनाएं बनी रहती है। तो क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, ट्रैफिक व्यवस्थाएं किस तरीके की है? क्या सड़कों पर रिफ्लेक्टर लगाए गए हैं या कोई वाहन चालकों के लिए विशेष निर्देश दिए गए हों इस मौसम में? जागृति, पिछले दिनों में हम दुर्घटना हरिद्वार में नेशनल हाईवे को लेकर लगातार प्रशासन के द्वारा यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, और लगातार जो पुलिस विभाग है वो भी सड़कों पर उतरकर कहीं न कहीं लोगों को जागरूक करा कि घने कोहरे में जो रफ्तार है वाहन की कहीं न कहीं यहाँ पर कम रखे, जिसको लेकर हादसे यहाँ पर ना बढ़े। इसको लेकर लगातार प्रशासन, जो ट्रैफिक पुलिस है वो भी यहाँ पर धरातल पर उतरे हैं, और जो आरटीओ है हरिद्वार वो भी लगातार धरातल पर यहाँ पर उतरे। लगातार लोगों से अपील करें कि घने कोहरे में वाहन की रफ्तार कहीं न कहीं यहाँ पर धीमी रखे, ताकि हादसे होने से यहाँ पर बचा जा सके। उनके द्वारा ये भी लगातार अपील किए जा रहा है कि 18 साल से कम बच्चों को जो है यहाँ पर वाहन ना दे, क्योंकि घने कोहरे से जिस तरह से लगातार हादसे बढ़े। कहीं न कहीं ये नेशनल हाईवे की अगर हम बात करें तो तेज रफ्तार ने अभी पिछले दिनों भी कई यहाँ पर जो 4 लोगों की यहाँ पर जान ली थी, उसके अगले दिन भी जो है 2 युवकों की यहाँ पर जान ली थी। तो ऐसे में जो है लगातार प्रशासन लोगों से अपील करा कि घने कोहरे में वाहनों की रफ्तार यहाँ पर धीमी रखे, ताकि हादसे होने से यहाँ पर बचा जा सके। जागृति, चलिए बिल्कुल विकास, नवीन, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उत्तराखंड के 2 अलग अलग इलाकों की तस्वीरें और तापमान की स्थिति आपको बता रहे थे, जहां लगातार शीतलहर का प्रकोप जारी है। ऐसे में एक तरफ जहां स्कूली बच्चों की 15 जनवरी तक अवकाश की घोषणा की गई है, तो वहीं ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, और ऐसे में मौसम विभाग की ओर से भी लोगों को ठंड में जरूरत पड़ने पर ही बाहर निकलने की सलाह दी गई है। नगर निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस में नाराजगी थमने का नाम नहीं ले रही। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से जारी स्टार प्रचारकों की सूची में नाम शामिल न करने पर प्रदेश उपाध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप पार्टी से खफा हैं, जिसको लेकर उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा को भी पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में वफादार कार्यकर्ताओं का सम्मान होना चाहिए। यही कारण है कि पार्टी में कई सालों से काम कर रहे नेता अपमान महसूस कर रहे हैं और दूसरे दलों में शामिल हो रहे हैं। बिल्कुल गलत है, नाराज नहीं है। मेरी उनसे कल भी बात हुई, आज भी हुई। किस तरीके से समाचार लिखा गया मुझे पता नहीं, लेकिन मैं आप लोगों को बताने में मुझे हर्ष है कि धीरेन्द्र प्रताप हमारे वरिष्ठ नेता हैं, आंदोलनकारी भी हैं। उनको हम पूरे गढ़वाल मंडल की जिम्मेदारी दे रहे हैं। हेमा पुरोहित जी जो हमारी सेवा दल की सम्मानित अध्यक्ष हैं, लंबे समय से अच्छा काम कर रहे हैं, उनको और आदरणीय धीरेन्द्र प्रताप जी को गढ़वाल मंडल के वरिष्ठ प्रभारी बना के भेजा जा रहा है। वो गढ़वाल मंडल की सारी जो सीट्स है, चाहे नगर पंचायत है, नगर पालिकाएँ हैं, नगर निगम है, उनमें जाके चुनाव संचालन को देखेंगे और वहाँ किस तरीके से गतिविधियाँ गतिमान हों उसको वो देखेंगे। कुमाऊँ में हमने भागीरथ भट्ट जी को और सतीश ननवाल जी को ये जिम्मेदारी दी है। वो भी वरिष्ठतम हमारे प्रभारी हैं और वो पूरे कुमाऊँ में दोनों लोग घूम घूम के लोगों को जिताने का काम करेंगे।
तो वहीं प्रदेश में निकाय चुनावों को लेकर बीजेपी ने पूरी रणनीति बना ली है। बीजेपी ने जहां पन्ना प्रमुखों से लेकर बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं की सक्रियता बढ़ा दी है, तो वहीं अब जल्द ही बीजेपी के स्टार प्रचारक निकाय चुनाव में प्रचार प्रसार करते हुए भी नजर आएंगे। इस पर जानकारी देते हुए बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि पार्टी के बूथ लेवल से पन्ना प्रमुखों की जिम्मेदारियां बढ़ा दी गई हैं और इसके अलावा 10 जनवरी से बीजेपी के स्टार प्रचारक भी चुनावी मैदान में नजर आएंगे। निकाय चुनाव के लिए अभी तक भारतीय जनता पार्टी बूथ लेवल पर वर्किंग कर रही थी और बूथ कमेटी के साथ साथ में हमने पन्ना प्रमुख तक के संगठन को और स्ट्रेंथिंग की है, मजबूती प्रदान की उसको। और अब जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता जा रहा है तो 10 तारीख के बाद हमने जो हमारे स्टार प्रचारक हैं, इसमें प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, हमारे सभी माननीय सांसदगण हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इन सभी की हम कार्यक्रम तय कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आज शाम तक तय हो जाएगा और इसमें जनसभाएं होंगी, नुक्कड़ सभाएं होंगी, हमारी चुनाव संचालन समिति की बैठकें होंगी, रोड शो के कार्यक्रम होंगे। इन सभी कार्यक्रमों को हम विस्तृत रूप से तैयार करके और 11 तारीख से ये कार्यक्रम फिर आयोजित होगा। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर वन विभाग के वन अग्नि रोकथाम के लिए पंचवर्षीय योजना तैयार कर केंद्र सरकार के पास मंजूरी के लिए भेजती है। इस योजना के तहत 7 नई चीड़ की पत्तियां यानी पिरूल ब्रिकेट्स यूनिट स्थापित की जाएगी। इससे वन अग्नि रोकथाम में मदद मिलेगी और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। हमारी वर्तमान में 5 यूनिट्स तो चल रही हैं, ब्रिकेट यूनिट्स प्रदेश में, और अच्छी तरह से चल रही हैं। और हमारी कोशिश यही है कि ये संख्या बढ़े और इसलिए हम लोग जो पिरूल मैन्युफैक्चरिंग, ब्रिकेट मैन्युफैक्चरिंग वाली यूनिट्स हैं पिरूल बेस्ड, इनसे लगातार डायलॉग में हैं और कोशिश हमारी ये है कि इस सीज़न से पहले कुछ और यूनिट्स लग जाएं। टारगेट हमारा 7 यूनिट्स का है जो कि मुख्यतः इसी जोन में लगाने का हम प्रयास कर रहे हैं, चीड़ वाले जोन में, अल्मोड़ा और ये आपका उत्तरकाशी, पौड़ी, इसी जोन में हम लगाने का प्रयास कर रहे हैं जहां पे चीड़ की बाहुल्यता है। खटीमा में 7 दिवसीय उत्तरायणी कौथिग मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शिरकत करेंगे। तो वही मेले शुभारंभ से पहले उत्तरायणी कौथिग मेला स्थल पर भूमि पूजन, हवन, यज्ञ और आरती, प्रसाद वितरण किया गया। इस अवसर पर मंत्रोच्चारण कर उत्तराखंड के समस्त देवी देवताओं का आवाहन भी किया गया है। 9 तारीख से चलने वाले इस मेले का शुभारंभ आज से शुरू हो गया है। 9 तारीख से 15 तारीख तक यह मेला नित्य 11 बजे से लेकर 6 बजे तक चलेगा, जिसमें हिमाचल प्रदेश से, लद्दाख से और मध्य प्रदेश से व्यापारी यहाँ पर पहुँचे हैं। और इस मेले की लोकप्रियता के कारण ही लोग बहुत सारे प्रदेशों से यहाँ पर पहुँचे हैं। तो हमारा परम सौभाग्य है कि आप लोगों के माध्यम से यह मेला राष्ट्रीय स्तर की पहचान बना चुका है। यह हमारा आप सबका सामूहिक प्रयास है और मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं। हमारी मातृशक्ति, हमारे व्यवसायी, हमारे यहाँ की सभी खटीमा वासी इस मेले को आगे बढ़ाने में अपना तन मन धन से सहयोग करते हैं। मैं पुनः आप लोगों का धन्यवाद करता हूं। प्रदेश में शीतकालीन यात्रा जारी है और यात्रा में किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस प्रशासन को भी निर्देश दिए हैं। इस पर जानकारी देते हुए एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि शीतकालीन यात्रा को लेकर सभी जनपदों को निर्देश जारी किए गए थे, जिसमें यात्रा मार्ग में जगह जगह हेल्प डेस्क और QR कोड लगाए जाने की बात कही गई। तो साथ ही कई अन्य निर्देश भी दिए गए। शीतकालीन यात्रा को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश सभी जनपदों में गए थे, जहां पर ऐसे टूरिस्ट आ रहे हैं, खासकर शीतकालीन। जैसे देखा जाए देहरादून जनपद की बात करें तो मसूरी और धनौल्टी की तरफ बहुत लोग शीतकालीन यात्रा पे आते हैं। और साथ ही साथ चक्राता एक नया डेस्टिनेशन है जहां पर बर्फबारी देखने लोग आ रहे हैं। और इसी तरह ऊपर जो टूरिस्ट जो ऋषिकेश से ऊपर टिहरी और अन्य जनपदों पर जाते हैं अपनी यात्रा के लिए शीतकालीन, तो एक डेस्टिनेशन के रूप में हमने जगह जगह हेल्प डेस्क भी खोली है और QR कोड के माध्यम से भी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर वो स्कैन करते हैं तो हमारे टूरिस्ट
टूरिस्ट को जो शीतकालीन पर आ रहे हैं उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। बेसिक यही है कि यहाँ पर जो भी टूरिस्ट आए उनको सारी जानकारी मिल जाए, कौन कौन से और स्थान है शीतकालीन यात्रा के जहाँ पर वो अपनी यात्रा को आगे भी प्लान कर सकते हैं। इसको देखते हुए टूरिस्ट हेल्प डेस्क हमारे 3 जगह पर ऋषिकेश, चक्रता और मसूरी में स्थापित किए गए हैं। तो वहीं लैंसडाउन के विधायक महंत दिलीप रावत ने शीतकालीन यात्रा को लेकर उत्तराखंड में उसे हितकारी बताया। उन्होंने कहा कि शीतकालीन यात्रा का हम स्वागत करते हैं। शीतकालीन यात्रा निश्चित रूप से उत्तराखंड के लिए बहुत ही अच्छा कदम है और मैं समझता हूं कि 12 महीने अगर यहाँ पर्यटक आएगा, धर्म दर्शनार्थी आएंगे तो निश्चित रूप से यहाँ का फायदा होगा, लाभ होगा। लेकिन मैं ये भी स्पष्ट करना चाहता हूँ कि कई मंदिर ऐसे हैं कि जिनमें 6 महीने का प्रावधान है पूजा का, तो निश्चित रूप से उसका भी ध्यान रखना चाहिए। जो हमारी परंपराएं, जो हमारा एक हिंदू धर्म का जो एक लाइन खींची हुई है, उस लाइन का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। सड़क सुरक्षा को लेकर आरटीओ बेहद गंभीर है। आरटीओ प्रशासन सुनील शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि शहर में वाहनों की अधिकतम गति सीमा निर्धारित की गई है। इसके साथ ही स्पीड रडार गन से भी ओवर स्पीडिंग में लाइसेंस सस्पेंड और परमिट पर कार्रवाई की जा रही है। जहाँ तक सड़क सुरक्षा का मामला है, देहरादून संभाग के अंतर्गत आरटीए द्वारा बहुत ही ज्यादा गंभीरता से सड़क सुरक्षा के संबंध में विचार विमर्श किया गया। इसके लिए हमारे द्वारा विभिन्न कदम उठाए गए हैं। जैसे जितने भी हमारे जिले हैं उसके अंदर हमने स्पीड जो पर रोडों पर होती है, स्पीड की जो हाईएस्ट लिमिट है उसको डिसाइड कर दिया गया है। इसके अलावा हमारे द्वारा प्रवर्तन कार्रवाई के जितने भी वाहन हैं जो हाई स्पीड में चलते हुए पाए जाएंगे, चाहे वो बस हो, मैक्सी हो, टैक्सी हो, उनको स्पीड रडार गन से चेक करने पे पाया जाता है तो ना सिर्फ ड्राइवर का लाइसेंस सस्पेंशन होगा बल्कि उनके परमिट के खिलाफ कार्रवाई होगी। ऐसे वाहन जो कि अन्य परमिट शर्तों के विरुद्ध चलकर ट्रैफिक जाम पैदा करते हैं जिससे एक्सीडेंट की संभावना बढ़ती है, उनके खिलाफ कार्रवाई। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते हैं छोटे से ब्रेक।